जय हिंद साथियों, मैं उत्तम चौहान आप सभी का पिनक्कल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी खुश हैं, स्वस्थ हैं और अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, हम जो हैं एसएससी जनरल स्टडी की जो हमारी 6500+ टीसीएस एमसीक्यू की बुक है उसका सॉल्यूशन कर रहे हैं। ये इस बुक का 5th एडिशन है और इस बुक के अंदर जो जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं उन क्वेश्चंस की सभी की डिटेल एक्सप्लेनेशन दी गई है और दोनों मीडियम में जो है ये आपको बुक मिलेगी। और हम यहाँ पर ये जो सेशन है ये इन क्वेश्चंस को एक्सप्लेन कर रहे हैं ताकि आने वाले जो एग्ज़ाम्स हैं उनमें आपको जो है हेल्प मिले इस कंटेंट से। चलिएगा स्टार्ट करते हैं। मैं आपको साइंस करवा रहा हूँ, साइंस के सेगमेंट से जो है क्वेश्चन हम कर रहे हैं। स्टार्ट करते हैं आज के साइंस के टॉपिक के क्वेश्चन। पहले जो है हम क्लासेस कर चुके हैं, अब जो है नेक्स्ट क्लासेस की तरफ चलेंगे और आज का जो हमारा मेन जो टॉपिक रहेगा वो बायोलॉजी से रहेगा और बायोलॉजी में सेल से रहेगा। कुछ बातें मैं सेल के बारे में बता देता हूं ताकि आपको थोड़ा ब्रीफ जो है इसका मिल जाए, फिर आगे जो है हम चलेंगे। देखिएगा, सेल जो होता है जिसको हम कोशिका कहते हैं ये ह्यूमन बॉडी की यूनिट होती है। ठीक है, यूनिट का मतलब होता है सबसे छोटी और सबसे ज़रूरी। सबसे छोटी होती है लेकिन सबसे ज़रूरी होती है। क्यों ज़रूरी होती है? क्योंकि वास्तव में मेरी पूरी बॉडी जो है वो सेल से ही बनी हुई है। हर एक ऑर्गन जो है वो सेल से बनता है और जब सेल डिवाइड करती है या फिर मैं ये कह सकता हूँ सेल ग्रो करती है तो आपकी बॉडी ग्रो करती है। आप छोटे थे आज बड़े हो गए, इसका मतलब पहले कम सेल थी, फिर सेल डिवाइड हुई और वो क्या हो जाती हैं, सेल ज़्यादा हो जाती हैं। इसका मतलब ग्रोथ आपकी किसके ऊपर डिपेंड करती है? सेल के ऊपर डिपेंड करती है। दूसरा, जैसे जैसे हम वर्क करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, कुछ भी काम करते हैं तो हमारी मसल्स ब्रेक होती हैं, सेल ब्रेक होती हैं, तो वो सेल दोबारा डिवाइड होकर रिकवर होती हैं। यानी कि मैं ये कह सकता हूँ बॉडी की रिकवरी में भी किसका रोल है? सेल का रोल है। तीसरा, अगर मैं बात करूं रिप्रोडक्शन की, प्रजनन की, इससे जो जिससे जो ये संसार चला हुआ है, माता पिता से बच्चे, बच्चों से उनके बच्चे, ये भी सेल का ही काम है। क्योंकि जब दो सेल मेल और फीमेल स्पर्म और ओवम जुड़ते हैं तो ही न्यू बेबी की जो है फॉर्मेशन होती है। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि सेल सबसे इम्पोर्टेंट है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो काम होता है, देखिएगा मैं बोल रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, तो उसके लिए मेरी बॉडी ऑर्गन्स को एनर्जी की ज़रूरत है और वो एनर्जी जो है मेरे सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में ही बनती है। यानी कि सेल बहुत ही इम्पोर्टेंट है रिप्रोडक्शन के लिए, एनर्जी के लिए, रिकवरी के लिए, ग्रोथ के लिए, इन सभी के लिए जो है सेल ज़रूरी है। इसीलिए हम कहते हैं कि सेल जो है हमारी बॉडी की यूनिट है। यूनिट का मतलब सबसे छोटी है। छोटी, इतनी छोटी है कि हम इसको नेक्ड आई से नहीं देख सकते, नंगी आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन इसके रोल, इसकी ये जो आप ये कह सकते हो यूज यूज तो नहीं कह सकते हम, इसके जो मतलब जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, तो सेल के बारे में हम करेंगे। अब देखो, इतनी छोटी चीज़ है सेल, और सेल के भी ऑर्गन्स होते हैं। सेल, अगर आपने ह्यूमन सेल की अगर मैं बात करूं, अगर मैं एनिमल सेल की बात करूं, तो एनिमल सेल कुछ ऐसे देखने को मिलेगी, बीच में न्यूक्लियस मिलेगा और भी बहुत से सेल ऑर्गन्स मिलेंगे, जैसे कि आपका राइबोसोम, लाइसोसोम, गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सभी। कुछ प्लांट सेल होती हैं। प्लांट सेल का स्ट्रक्चर अलग होता है। प्लांट सेल जो होती है वो डबल लेयर्ड होती है। डबल लेयर में सेल मेम्ब्रेन के साथ जो है इसके पास सेल वॉल भी पाई जाती है। तो इस प्रकार से ये जो है ऐसी जो है आपकी प्लांट सेल दिखती है। प्लांट सेल के पास एनिमल सेल से दो ऑर्गन एक्स्ट्रा होते हैं। एक तो आपका सेल वॉल और दूसरा आपका प्लास्टिड। प्लास्टिड जिसके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है या फिर क्लोरोफिल होता है, जिससे पौधे प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस करते हैं। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि हम इस चैप्टर के अंदर दो सेल को पढ़ेंगे, एक एनिमल सेल को पढ़ेंगे, दूसरा जो है प्लांट सेल को पढ़ेंगे, क्योंकि प्लांट सेल एनिमल सेल से थोड़ी डिफरेंट है। एक डिफरेंस तो मैंने बता दिया, इसके पास डबल लेयर है, यानी कि इसके पास जो है एक सेल वॉल भी पाई जाती है, कोशिका भित्ति भी पाई जाती है। इसके पास केवल एक मेम्ब्रेन पाई जाती है जिसको हम सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। दूसरा ऑर्गन जिसका नाम है प्लास्टिड, जिसके थ्रू प्लांट जो है वो क्या करते हैं, आपका जो है फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो प्लास्टिड और सेल वॉल जो है इनके पास अलग से पाई जाती है। और इस चैप्टर के अंदर हम कुछ ऐसे सेल करेंगे जो कुछ डेवलप हैं, कुछ अनडेवलप हैं। डेवलप सेल का मतलब जिनके पास सभी ऑर्गन्स मौजूद हैं, न्यूक्लियस भी है, माइटोकॉन्ड्रिया भी है, गोल्जी बॉडी है, मतलब ऑल ऑर्गन्स आर प्रेजेंट, उसको हम कहते हैं डेवलप सेल। और कुछ ऐसी सेल होती है जो अनडेवलप है। अनडेवलप होती हैं प्रोकैरियोटिक। देखिए याद रखो, प्रो का मतलब होता है प्राचीन, प्रो का मतलब क्या होता है? प्राचीन। तो प्राचीन जो सेल हैं, जो अनडेवलप हैं, जिनके पास न्यूक्लियस नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, या फिर आप ये कह सकते हो जिनके पास सारे सेल ऑर्गन नहीं है, उनको हम प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। दूसरी होती हैं यूकैरियोटिक सेल। यू, यू का मतलब होता है न्यू,
न्यू का मतलब आज की जो जनरेशन है या आज के लोग जो हैं वो डेवलप हैं, यानी कि वो सेल जो पूर्ण रूप से डेवलप हैं, सारे ऑर्गन मौजूद हैं, चाहे वो कोई भी ऑर्गन हो, न्यूक्लियस हो, माइटोकॉन्ड्रिया हो, ऑल ऑर्गन आर प्रेजेंट, उसको हम यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। तो यहाँ पर हम दो टाइप की सेल को डिस्कस करेंगे। दो सेल हम एनिमल सेल और प्लांट सेल को डिस्कस करेंगे, और दो टाइप सेल देखेंगे, यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल यानी कि जो अनडेवलप सेल हैं, अनडेवलप सेल जो छोटे एनिमल होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिनको कहते हैं, बैक्टीरिया है, वायरस है, प्रोटोजोआ है, इन सभी की जो सेल होती है वो प्रोकैरियोटिक होती है, अनडेवलप होती है। लेकिन हमारी जो सेल है, जैसे कि एनिमल है, प्लांट है, इनकी सेल यूकैरियोटिक होती है, यानी कि इन सभी की सेल डेवलप होती है। यू का मतलब न्यू, यू का मतलब न्यू। तो न्यू सेल जो होती है वो होती है। कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जो आपके जो है सिंगल सेलुलर होते हैं, और कुछ होते हैं मल्टी सेलुलर, यानी कि यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर का मतलब केवल एक ही सेल से जो ऑर्गेनिज्म बनते हैं उनको हम जो है एक कोशिकीय यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो मल्टी सेलुलर होते हैं, यानी कि जो बहुत सी सेल से मिलकर बनते हैं, उनको हम मल्टी सेलुलर कहते हैं। यानी कि हम इस चैप्टर के अंदर सेल के ऑर्गन्स को पढ़ेंगे, सेल के स्ट्रक्चर्स को पढ़ेंगे, टाइप को पढ़ेंगे सेल्स की। तो यानी कि ये चैप्टर पूरा का पूरा सेल का रहने वाला है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को, और क्वेश्चंस के थ्रू ही मैं आपको सारी बातें आगे बताऊंगा। क्वेश्चन पहला आपके सामने है, ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है, सेल से ही मान सकते हो। क्वेश्चन है, व्हाट सेल्स हेल्प इन ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब होता है बॉडी के अंदर से वाटर को बाहर निकालना और अंदर लेके आना। ठीक है, ऑस्मोसिस प्रोसेस सुना होगा, वाटर को अंदर या बाहर करना। तो कौन सी सेल जो है ऑस्मो रेगुलेशन करती हैं? इन प्लेंटे हेलमिन्थिस। प्लेंटे हेलमिन्थिस, जब हम एनिमल किंगडम कर रहे थे तो हमने जो है 11 फाइलम की थी, और 11 फाइलम के अंदर जैसे हमारी फाइलम कॉर्डेटा है, सेम वैसे ही एक प्लेंटे हेलमिन्थिस अलग से ही फाइलम है। तो जब हम एनिमल किंगडम अगर आपने किया होगा तो आपको पता होगा प्लेंटे हेलमिन्थिस ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनके अंदर, जैसे मान के चलो ये है, तो उनके अंदर एक पुच्छल लाइक ऐसे करके जो है एयर लाइक स्ट्रक्चर बाहर निकलते हैं, जिनको हम फ्लेम सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्लेम सेल कहते हैं। और इन फ्लेम के थ्रू ही, इन फ्लेम सेल के थ्रू ही ये होते हैं फ्लेम सेल, और इन फ्लेम सेल के थ्रू ही ये ऑर्गेनिज्म जो हैं ऑस्मोसिस करते हैं, या फिर आप ये कह सकते हो ऑस्मो रेगुलेशन करते हैं। पानी या जितने भी लिक्विड प्रोडक्ट्स हैं उन सभी को शरीर से बाहर निकालते हैं या फिर अंदर लेके जाते हैं। तो इसका राइट रीजन जो आंसर जो होगा वो क्या होगा भी? फ्लेम सेल होगा। क्या होगा? फ्लेम सेल होगा। तो बी इज द राइट आंसर। ये आपका एनिमल किंगडम से क्वेश्चन था, तो हो सकता है ये आपको थोड़ा अटपटा लगे, बट आपको याद रखना है प्लेंटे हेलमिन्थिस में ऑस्मो रेगुलेशन करने वाली कौन होती हैं? वो जो है आपकी फ्लेम सेल होती हैं, ज्वाला कोशिकाएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन सेल प्रोटीन, इन सेल्स प्रोटीन आर सिंथेसाइज्ड बाय। तो प्रोटीन किनके द्वारा बनाए जाते हैं? देखिएगा, सेल के अंदर बहुत से सेल ऑर्गन्स होते हैं। मैंने आपको बताया है माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम है, लाइसोसोम है, गोल्जी बॉडी है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और बहुत से जो है सेल ऑर्गन होते हैं। कुछ मैंने आपको बता दिए हैं। तो उसके अंदर आपका देखिएगा, मैं सभी के वर्क बता देता हूँ थोड़े थोड़े, जितने यहाँ पर दे रखे हैं उनके मैं बता देता हूँ, उसके बाद एक्स्ट्रा भी जोड़ दूंगा। माइटोकॉन्ड्रिया की तरफ देखिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया जो है आपकी जो सेल होती है उसके अंदर एनर्जी बनाती है। वास्तव में जो एनर्जी बनती है वो यहीं पर बनती है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ सेल, या फिर इसको जो है बिजली घर कहते हैं। ठीक है, पावर हाउस या बिजली घर कहते हैं किसकी? एनिमल सेल की, क्योंकि यहाँ पर जो है 36 एटीपी एनर्जी बनती है। यहाँ पर 36 एटीपी जो है एनर्जी बनती है। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है। और यहीं पर माइटोकॉन्ड्रिया में ये एनर्जी बनती किससे है? इसको हम कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? सेलुलर रेस्पिरेशन। यानी कि कोशिकीय श्वसन के थ्रू ही ये 36 एटीपी एनर्जी बनती है। तो ये 3 क्वेश्चन आपसे माइटोकॉन्ड्रिया से पूछे जाते हैं कि सेलुलर रेस्पिरेशन कौन करता है, 36 एटीपी एनर्जी कौन बनाता है, पावर हाउस ऑफ सेल जो है वो कौन कहलाता है। तो मे भी आप जो है इनको कर दोगे। नेक्स्ट आपका गोल्जी अपरेटस, गोल्जी बॉडी भी इसको हम कह देते हैं। गोल्जी बॉडी के बारे में याद रखिएगा, सर गोल्गी ने जो है इसकी डिस्कवरी की थी। इसको ट्रैफिक पुलिस, इसके नाम सुनो पहले तो आप, फिर इसके काम बताऊंगा मैं आपको। ट्रैफिक पुलिस, मैनेजर ऑफ सेल, मैनेजर
ऑफ सेल, इनके नाम से जो है इसको जाना जाता है। किसको? गोल्जी बॉडी को। क्यों जाना जाता है वो सुनिएगा, क्योंकि ये सेल का ऐसा ऑर्गन है जो जितने भी फूड प्रोडक्ट होते हैं उनको मैनेज करने का काम करता है, उनको स्टोर करता है, उनको पैकेज करता है। यानी कि यहाँ पर ये फूड पैकेजिंग का काम करता है। जितना भी फूड बनता है उसको पैकेजिंग का काम करता है, पैकेजिंग का काम करता है, और उस फूड पैकेजिंग को जिसको जितनी ज़रूरत होती है उसको सप्लाई करता है। तो सेम आपकी ट्रैफिक पुलिस कैसे करती, क्या करती है कि भाई जिसको जहां पर जाना है इस साइड वाले साधन को रोक लेगी, इधर जाने देगी, इसको रोक लेगी, इधर वाले को जाने देगी। यानी कि और मैनेजर क्या करता है? मैनेजर भी सेम यही करता है, मैनेज करता है। तो इन फूड पैकेजिंग को मैनेज करने का काम करता है आपका कौन? गोल्जी अपरेटस। और सभी को किस ऑर्गन को क्या चीज़ कितनी देनी है इन सभी के बारे में जो है डिसाइड करता है। इसीलिए गोल्जी अपरेटस को हम जो है ट्रैफिक पुलिस या मैनेजर ऑफ सेल बोलते हैं। इधर आइएगा न्यूक्लियस के बारे में। न्यूक्लियस जो है आपका, न्यूक्लियस जो होता है बीच में होता है, इसको ब्रेन ऑफ सेल बोलते हैं, ब्रेन ऑफ सेल बोलते हैं। कोशिका का जो दिमाग जो है इसी को बोलते हैं, क्योंकि कंट्रोल, पूरी कोशिका को कंट्रोल करने का काम जो है वो यही करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन यही होता है, लार्जेस्ट भी यही होता है, सबसे बड़ा जो होता है लार्जेस्ट पार्ट भी जो है, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ सेल भी यही होता है। और उसके साथ इसके अंदर जो है जेनेटिक मटेरियल पाए जाते हैं। जेनेटिक मटेरियल जो है, मटेरियल जिनको हम डीएनए, आरएनए, क्रोमोसोम और जीन कहते हैं, ये 4 जेनेटिक मटेरियल भी आपके न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि कोशिका का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इन जेनेटिक्स। यानी कि एक सेल से दूसरी सेल बनाने में किसका रोल होता है? आपके न्यूक्लियस का रोल होता है, क्योंकि जेनेटिक्स का मतलब ही ये है कि न्यू सेल क्रिएट करना, न्यू जो है ऑर्गेनिज्म को क्रिएट करना ही जेनेटिक्स कहलाता है। तो जेनेटिक्स मटेरियल इसमें पाए जाते हैं। तो जेनेटिक की जितनी क्रियाएं हैं वो सारी की सारी न्यूक्लियस के अंदर ही होती हैं। अगर मैं बात करूं राइबोसोम की, तो राइबोसोम जो है सेल का स्मॉलेस्ट पार्ट है। कोशिका का जो सबसे छोटा भाग जो होता है, स्मॉलेस्ट ऑर्गन ऑफ सेल, स्मॉलेस्ट ऑर्गन ऑफ सेल जो है, ऑर्गन ऑफ सेल जो है आपका कौन है? राइबोसोम है। कहाँ पाया जाता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ईआर पर चिपका होता है, ईआर पर चिपका होता है। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपसे। और तीसरा, राइबोसोम जो है प्रोटीन बनाता है, प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है, इसीलिए इसको प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं। ठीक है, तो ये जो हैं 3-4 क्वेश्चन जो हैं आपसे, जितने भी मैंने आपको सेल की पार्ट के बारे में बता दिया है, किसको क्या कहते हैं, कैसे कहते हैं, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इसका राइट आंसर जो है आपका कौन बन जाएगा? राइबोसोम बन जाएगा। कौन बन जाएगा? राइबोसोम इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, और भी सेल ऑर्गन्स होते हैं। अगर मैं बात करूं यहीं पर आपको सभी सेल ऑर्गन करवा दूं तो मे भी आपको जो है आसानी हो जाएगी। आपका एक सेल ऑर्गन बचता है लाइसोसोम। कौन बचता है? लाइसोसोम। इसको भी मैं यहीं पर बता देता हूं ताकि आपको कभी बाद में जो क्वेश्चन आए वो हम यहीं पर कर लें। देखिएगा, लाइसोसोम में कुछ ऐसे एंजाइम पाए जाते हैं जो सेल के अंदर मौजूद वेस्ट मटेरियल को डाइजेस्ट करते हैं। इसीलिए जितने भी बैग से क्वेश्चन आते हैं, बैग, वो सारे के सारे यही होते हैं। इसको डाइजेस्टिव बैग ऑफ सेल बोलते हैं, डाइजेस्टिव बैग ऑफ सेल बोलते हैं। ठीक है, इसको सुसाइडल बैग बोलते हैं, सुसाइडल बैग बोलते हैं। क्यों बोलते हैं सुसाइडल बैग? क्योंकि ये वेस्ट मटेरियल को पचाता पचाता खुद जो है ब्लास्ट हो जाता है, फट जाता है, खुद मृत्यु हो जाती है इसकी। इसको वेस्टेज बैग भी बोलते हैं, इसको हम वेस्ट बैग बोलते हैं, गार्बेज बैग बोलते हैं। बहुत से काम जो हैं, बहुत से नाम जो हैं आपके किसके हैं? लाइसोसोम के हैं। तो इसको जो है आप याद रखिएगा लाइसोसोम को। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, ये भी मैं बता ही देता हूं आपको। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसको हम ईआर बोलते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है आपका ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है। ये जो है ट्यूबुलर
स्ट्रक्चर होता है, ये आपका स्ट्रक्चर होता है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, आपकी पूरी सेल के अंदर जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर पाया जाता है उसको हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। राइबोसोम इसी के ऊपर चिपका होता है। पूरी सेल के अंदर जो है ये बिखरा हुआ होता है। बस इतनी एक दो बातें ही इसके बारे में हैं, ज़्यादा जो है इससे जो है क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इनको याद रखिएगा। ये जो है आपके सेल के जितने भी पार्ट हैं मैंने यहाँ पर इसलिए करवा दिए हैं क्योंकि आगे जितने भी क्वेश्चन आएंगे उनको जो है हम जल्दी जल्दी कर लेंगे। ठीक है भाई, तो ये जो है आपको याद रखनी है सारा का सारा। आप कैसे भी स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिएगा ताकि आप सभी काम को एक साथ कर सकें। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया इज नॉट फाउंड इन। देखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया किसमें नहीं पाया जाता, तो मैंने आपको कहा माइटोकॉन्ड्रिया जो है नहीं पाया जाएगा, इसका मतलब वो कैसी सेल होगी, अनडेवलप्ड सेल होगी, अनडेवलप्ड सेल होगी। और अनडेवलप्ड सेल को हम क्या कहते हैं, अनडेवलप्ड सेल को हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। क्या कहते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल। यानी कि वो सेल जो अनडेवलप हैं, पूर्ण रूप से विकसित नहीं हैं, उनको हम प्रोकैरियोटिक सेल बोलते हैं, अनडेवलप सेल बोलते हैं। और अनडेवलप सेल वो होती हैं जिनके पास माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, ये सारी चीज़ें नहीं पाई जाती, न्यूक्लियस भी नहीं पाया जाएगा और भी बहुत से ऑर्गन नहीं पाए जाएंगे, उनको हम अनडेवलप सेल बोलते हैं। और प्रोकैरियोटिक सेल किसकी होती हैं, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे प्रोकैरियोटिक सेल किसकी होती हैं, सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे कि आपका बैक्टीरिया है, जैसे कि आपका वायरस है, जैसे कि आपकी फंगी है, सॉरी एल्गी है, ये आपके जो हैं क्या हैं भी, ये प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं। आपसे पूछ लिया जाता है, एल्गी नहीं होगा भाई, एक मिनट रुकिएगा, ब्लू ग्रीन एल्गी होगा, यही क्वेश्चन हम गलत करते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी होगा। ठीक है, प्रोटोजोआ होगा। ठीक है, तो ये जो स्मॉल ऑर्गेनिज्म होते हैं सारे के सारे ये आपके क्या होते हैं, ये आपके प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं। कुछ डेवलप सेल होती हैं, कुछ डेवलप सेल होती हैं, डेवलप्ड सेल होती हैं, डेवलप्ड सेल होती हैं जिन जो पूर्ण रूप से विकसित होती हैं, उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम यूकैरियोटिक सेल कहते हैं, यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। जो पूर्ण रूप से डेवलप होती हैं उनको हम यूकैरियोटिक सेल बोलते हैं। यूकैरियोटिक सेल में केवल दो ही होती हैं। यूकैरियोटिक सेल में आपको एक तो एनिमल को रखना है और दूसरा आपको प्लांट को रखना है। लेकिन आपको याद रखना है प्लांट के थैलोफाइटा प्लांट जो हैं, एल्गी और फंगी भी जो है, एल्गी और फंगी भी जो है वो आपके यूकैरियोटिक सेल होते हैं। और जितनी भी चीज़ें बचती हैं वो सारी की सारी स्मॉल ऑर्गेनिज्म जो हैं आपके प्रोकैरियोटिक होते हैं। ठीक है भाई, तो यीस्ट जो है आपका प्लांट होता है, या ये बात याद रखिएगा। तो यीस्ट भी प्लांट होता है। बैक्टीरिया स्मॉल होता है, तो इसमें जो है बैक्टीरिया में नहीं पाई जाएगी, बैक्टीरिया में नहीं पाई जाएगी। यीस्ट भी आप इधर लिख लीजिएगा, यीस्ट। ठीक है, तो इसको आप याद रख लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है भाई, यहाँ पर कंफ्यूजन होती है एक सबसे बड़ी ब्लू ग्रीन एल्गाई को लेकर। ठीक है, एल्गी जो है, शैवाल जो है वो आपकी यूकैरियोटिक है, लेकिन ब्लू ग्रीन एल्गी जो है वो आपकी प्रोकैरियोटिक सेल है। ठीक है, तो यहाँ से जो है क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन ए प्लांट डैश इज प्रेजेंट इन द मिडल लेमेला। किसी भी सेल का जो मिडल पार्ट होता है उसको जो मिडल लेमेला बोलते हैं। लेमेला का मतलब होता है लेयर। ठीक है, मिडल लेमेला जो होती है, मध्य पटल जो होती है, प्राइमरी सेल एंड सेकेंडरी वॉल्स एंड accumulates in initial stages of development during cell expansion। ठीक है, तो ये जितनी भी होती हैं आपकी मिडल लेमेला जो होती है वो किससे बनी होती है, डायरेक्ट क्वेश्चन इसने ये पूछा है। तो आपकी जो प्लांट की, किसकी बात की गई है, प्लांट की, तो प्लांट की जो मिडल लेमेला होती है वो पैक्टीन की बनी होती है। पैक्टीन पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट है। पैक्टीन जो है आपका पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट है। आपको बस इतना ही याद रखना है इसके बारे में, सैकेराइड कार्बोहाइड्रेट है, ज़्यादा इसके बारे में आपको पढ़ना नहीं है। ये आपका पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा है, अगर आपको मैंने जो दूसरा क्वेश्चन आपको अच्छे से समझाया था वो अगर आप अच्छे से समझ पाए हो तो इसको कर पाओगे। क्वेश्चन है, करेक्ट स्टेटमेंट आपको बतानी है। माइटोकॉन्ड्रिया एंड न्यूक्लियस आर फाउंड इन बैक्टीरिया। नहीं भाई, बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक है, प्रोकैरियोटिक अनडेवलप होती हैं, तो ये बिल्कुल गलत बात है। राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स आर प्रेजेंट इन एनिमल सेल। एनिमल सेल जो है वो यूकैरियोटिक है और यूकैरियोटिक एक डेवलप सेल है। डेवलप सेल में सभी ऑर्गन्स पाए जाते हैं, ये बात बिल्कुल ठीक है। बी इज द राइट आंसर।
बी जो है आपका ठीक है। चलिएगा और भी पढ़ लेते हैं ताकि आपको कुछ फैक्ट पता चलें। क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम्स, न्यूक्लियस आर प्रेजेंट इन फंगल सेल। बिल्कुल ठीक है, फंगल सेल में सभी चीजें पाई जाती हैं क्योंकि फंगल जो है एक प्लांट है और प्लांट में पाई जाती हैं। माइटोकॉन्ड्रिया एंड न्यूक्लियस आर एब्सेंट इन, सॉरी भाई एक मिनट रुकिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा है क्लोरोप्लास्ट, तो फंगल सेल जो होती है, फंगल सेल, फंगस में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है, राइबोसोम होता है, न्यूक्लियस होता है, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन तो गलत है ही, क्वेश्चन तो गलत है, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ आपको गलत क्या चीज़ है। फंगस में, फंगल जो होता है, सॉरी फंगल जो होता है, फंगस, उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, एल्गी में क्लोरोप्लास्ट होता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया न्यूक्लियस आर एब्सेंट इन प्लांट सेल, नहीं, ये प्रेजेंट होते हैं, ये बिल्कुल गलत है, ये आपका गलत होगा, ठीक है। तो आपका एक ही ठीक है, और वो कौन सा ठीक है, बी इज द राइट आंसर, ठीक है। यहाँ पर मैं बता देता हूँ, फंगल, आप कहोगे सर प्लांट है फंगल तो, और प्लांट में तो क्लोरोप्लास्ट होते हैं, बिल्कुल होते हैं, लेकिन फंगल एक, आप ये कह सकते हो एक्सेप्शन है, अपवाद है, यहाँ पर जो है क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता, तो याद रखिएगा, क्वेश्चन आता है बहुत बार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट रिगार्डिंग सेल मेम्ब्रेन। निम्नलिखित में से कौन सी जो है सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन जो आउटर मेम्ब्रेन होती है किसी भी एनिमल सेल के चारों तरफ जो मेम्ब्रेन पाई जाती है, होती है प्लांट सेल में भी है, प्रोटेक्शन का काम करती है, बाहर की चीज को अंदर, अंदर की चीज को बाहर, मतलब एज ए आप ये कह सकते हो गार्ड का काम करती है, ठीक है। सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, सॉरी सेल मेम्ब्रेन दोनों में पाई जाती है, सेल मेम्ब्रेन प्लांट में भी होती है और एनिमल में भी होती है, लेकिन सेल वॉल केवल प्लांट में होती है। द मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली प्रीमेबल टू सम मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट ऑन आइदर साइड ऑफ इट। बिल्कुल भाई, झिल्ली के दोनों और मौजूद कुछ अणुओं के लिए चुनिंदा रूप से प्रागम्य होती है, बिल्कुल सभी के लिए नहीं होती, ये देख लेती है कि किसको अंदर भेजना है किसको नहीं भेजना है, ऐसा नहीं है कि कोई भी चला जाएगा, ठीक है, ये बिल्कुल ठीक बात है। वाटर में ऑल्सो मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन फ्रॉम लोअर टू हायर कंसंट्रेशन, नहीं भाई, वाटर हमेशा हाई टू लो कंसंट्रेशन जाता है, हाई टू लो कंसंट्रेशन जाता है, ये बिल्कुल गलत है। तो पानी भी इस झिल्ली से होकर निम्न से उच्च सागर में जाता है, नहीं, उच्च से निम्न में जाता है, पानी जाता जरूर है लेकिन हाई टू लो जाता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा, इसमें ये क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा करेक्ट है, तो केवल एक जो है आपका करेक्ट है, दो जो है आपका गलत है, ये मैंने आपको बता दिया है। सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो लाइपोप्रोटीन की बनी होती है, लाइपो प्रोटीन की बनी होती है, यानी कि लिपिड प्लस प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। सेल मेम्ब्रेन प्लांट और एनिमल दोनों में पाई जाती है। प्रीमिएबल होती है, प्रीमिएबल का मतलब होता है मतलब आर पार किसी चीज को आने जाने देती है, लेकिन सिलेक्टिवली, इस चीज को आप याद रखिएगा, ये वर्ड बहुत अच्छा दे रखा है, सिलेक्टिवली प्रीमिएबल, सिलेक्टिवली मतलब सभी चीजों को अंदर बाहर नहीं करेगी, कुछ चीजों को सिलेक्टिवली। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूं, विच फॉर्म ऑफ ल्यूकोप्लास्ट। देखिएगा ल्यूकोप्लास्ट क्या होते हैं, पहले तो मैं वो बता देता हूँ। सेल के अंदर प्लास्टिड होता है, प्लांट सेल के अंदर प्लास्टिड होता है, और प्लास्टिड तीन टाइप का होता है, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। यहाँ पर ल्यूकोप्लास्ट एक ऐसा लवक होता है, ऐसा प्लास्टिड होता है जिसके पास कोई भी कलर नहीं होता, हैविंग नो कलर, जिसके पास कोई भी कलर नहीं है, नो कलर, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं ल्यूकोप्लास्ट। अब देखिएगा, which form of leucoplast specializes in oil synthesis and storage and is mainly found in layer of cell in pollen grains that develop pollen grains। ठीक है, तो इसने डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है कि ल्यूकोप्लास्ट का कौन सा रूप तेल संश्लेषण और भंडारण में दक्ष है, बस मेन तो यही है, पहला क्वेश्चन तो यही है, ऑयल सिंथेसिस और स्टोरेज करने वाला कौन सा ल्यूकोप्लास्ट है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है ल्यूकोप्लास्ट का काम क्या है, तो आपको याद रखिएगा, प्लांट के अंदर जो ल्यूकोप्लास्ट होते हैं वो फूड को स्टोर रखते हैं, फूड को क्या रखते हैं, स्टोर रखते हैं, कौन भी, ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं वो फोटोसिंथेसिस करवाते हैं, क्रोमोप्लास्ट जो होते हैं वो कलर देते हैं। तो ये तीन टाइप के प्लास्टिड होते हैं, अगर आपने थोड़ी थ्योरी पढ़ी है तो आप इनको अच्छे से जानते होंगे। एंड इट मेनली फाउंड इन लेयर ऑफ सेल्स इन पोलन ग्रेन्स एंड डेवलप पोलन ग्रेन। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि पोलन ग्रेन का निर्माण जो है करने में कौन सहायता करता है, ल्यूकोप्लास्ट करता है, कौन सा ल्यूकोप्लास्ट, ये क्वेश्चन इसमें पूछा है। यहाँ पर ऑयल आया हुआ ना, तो ऑयल देखो, ऑयल, आयलोप्लास्ट, यहाँ पर देखियो इलायोप्लास्ट, ऑयल आयल ऐसे करके जो है थोड़ा आप कर सकते हो टंग को। क्रोमोप्लास्ट को आप काट सकते हो कि ल्यूकोप्लास्ट है ही नहीं है, तो क्रोमोप्लास्ट तो आपका ल्यूकोप्लास्ट है ही नहीं, तो इसको तो आप ऐसे ही जो है हटा सकते हो ऑप्शन नेगलेक्ट करके, ठीक है। तो इसका राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, विच सेल्स आल्सो कॉल्ड न्यूरिलेमा सेल्स। न्यूरिलेमा सेल्स किनको बोलते हैं, पहली बात तो न्यूरिलेमा कहाँ होती हैं, जो न्यूरॉन के अंदर होती हैं,
न्यूरॉन की लेयर के ऊपर पाई जाती हैं। न्यूरॉन्स होती हैं जिससे आपके ब्रेन का निर्माण होता है, ब्रेन सेल को हम न्यूरॉन सेल बोलते हैं। और न्यूरॉन की लेयर के ऊपर पाई जाने वाली जो सेल होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, न्यूरिलेमा सेल्स बोलते हैं। आर मेन गैलियल सेल्स इन पीएनएस। पीएनएस क्या होता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है, नर्वस सिस्टम होता है। पेरिफेरल का मतलब एक होता है आपका ब्रेन सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, सीएनएस होता है। लेकिन ब्रेन के चारों तरफ मतलब पूरी बॉडी के अंदर आपकी क्या फैली हुई है, नर्व फैली हुई है जो ब्रेन को बॉडी से कनेक्ट करती हैं, तो इसको हम बोलते हैं पीएनएस। और सीएनएस और पीएनएस दोनों मिलकर ही आपके नर्वस सिस्टम की फॉर्मेशन करते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। तो पीएनएस आपको पता चल गया, एंड प्ले एन एसेंशियल रोल इन सर्वाइवल एंड फंक्शंस ऑफ न्यूरॉन्स। जो न्यूरॉन के फंक्शन में सहायता करती हैं उनको हम क्या कहते हैं। सबसे पहले आपको एक ही क्वेश्चन याद रखना है, न्यूरिलेमा सेल को हम क्या कहते हैं, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, न्यूरिलेमा सेल करती क्या है। न्यूरिलेमा सेल्स जो होती हैं, न्यूरॉन की लेयर सेल्स जो होती हैं, वो सर्वाइवल और फंक्शन ऑफ न्यूरॉन में सहायता करती हैं, ठीक है। अब ऑप्शंस को नेगलेक्ट करो तो मे बी आप अच्छे से कर पाओगे, लेकिन आपको तो ऑप्शंस पता ही नहीं होगा। यहाँ पर कई स्टूडेंट क्या करेंगे, यहाँ पर गैलियल सेल्स को सोचकर ये गैंग्लियन सेल कर देंगे, जो आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। यहां पर आर मेन गैलियल सेल, तो यहां पर आपके गैलियल सेल मत कर लीजिएगा, गैंग्लियन सेल मत कर दीजिएगा, गैंग्लियन को सोचकर, ठीक है। यहां पर मैं बताता हूं आपको, बाइपोलर, गैंग्लियन और फोटोरिसेप्टर सेल, रोड एंड कोन सेल जो होती हैं, फोटोरिसेप्टर सेल होती हैं, रोड सेल और कोन सेल रेटिना के अंदर पाई जाती हैं। ये भी रेटिना में पाई जाती हैं, ये भी, ये सारी की सारी आंखों की सेल हैं। अगर आपको सेल्स की नॉलेज होगी तो, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं डायरेक्ट बता देता हूं, इनको हम स्वान सेल बोलते हैं। स्वान वो साइंटिस्ट था जिसने सेल थ्योरी दी थी, सेल थ्योरी देने वाला साइंटिस्ट था स्वान, और उसके नाम पर ही सेल का नाम पड़ा है स्वान सेल। तो न्यूरोलेमा सेल्स को हम जो है स्वान सेल के नाम से जानते हैं। बहुत ही दमदार क्वेश्चन था, सीजीएल के एग्जाम में पूछा गया था, तो दमदार बनता ही है, तो आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड इन प्लांट सेल ओनली। कौन सा जो है केवल प्लांट में पाया जाता है, ओनली इन प्लांट। तो प्लांट में केवल दो ही चीज हैं जो केवल प्लांट में पाई जाती हैं, एक तो आपका सेल वॉल जो केवल प्लांट में पाया जाएगा, एनिमल में नहीं पाया जाएगा, और एक आपका प्लास्टिड, दूसरा आपका क्या भी प्लास्टिड, ये केवल प्लांट सेल में पाया जाएगा। तो देख लीजिएगा, सेल वॉल इज द राइट आंसर, ठीक है भाई। सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस और जो है आपका माइटोकॉन्ड्रिया, ये तीनों जो है आपके दोनों सेल में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द आउटर मोस्ट कवर ऑफ प्लांट्स। अब देखिएगा यहां पर गड़बड़ क्या होती है बच्चों के साथ, आउटर मोस्ट कवर पूछता है। अगर यहां पर पूछे आउटर मोस्ट कवर ऑफ एनिमल सेल, तो आप कहोगे सेल मेम्ब्रेन। हमारी जो सेल होती है, जैसे कि एनिमल की सेल जो होती है राउंडेड शेप की ऐसे होती है, इसके पास एक ही मेम्ब्रेन पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। लेकिन जो मैंने आपको प्लांट सेल बना के दिखाई थी रेक्टेंगुलर ऐसी करके जो है आपकी सेल होती है, इतना डायग्राम चित्रकारिता अच्छी नहीं है बट फिर भी बना देंगे हम, ठीक है, छोड़ेंगे नहीं। ये बीच में न्यूक्लियस होता है, दो लेयर पाई जाती हैं प्लांट के पास, और प्लांट की जो आउटर लेयर होती है ये वाली, इसको हम बोलते हैं सेल वॉल, और इनर लेयर होती है इसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये, हम गलत कर देते हैं, आता हुआ क्वेश्चन भी हमसे गलत हो जाता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा, इसने पूछी है प्लांट सेल की आउटर मोस्ट कवरिंग क्या कहलाती है, तो सेल वॉल कहलाती है। इनर कवरिंग क्या कहलाती है, अगर ये क्वेश्चन पूछता तो आपको आंसर करना होता सेल मेम्ब्रेन। इनर कवरिंग क्या कहलाती है, इनर कवर जो है वो क्या कहलाता है, वो आपका सेल मेम्ब्रेन कहलाता है। और एनिमल सेल के पास इनर और आउटर दोनों ही एक होते हैं, दो होती ही नहीं है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कौन सी सेल जो होती है वो डबल मेम्ब्रेन होती है, तो डबल मेम्ब्रेन प्लांट सेल होती है, एनिमल सेल सिंगल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। ऐसा भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के बारे में आपको बताना है, प्लांट और एनिमल दोनों में जो है ये पाई जाती है सेल मेम्ब्रेन। लाइपोप्रोटीन की जो है ये बनी होती है, और जो है सिलेक्टिवली प्रीमेबल होती है, यानी कि किसी चीज़ को आने देती, किसी को नहीं आने देती। अब देखिएगा क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है, सेल मेम्ब्रेन्स आर मेड अप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, लिपिड एंड प्रोटीन। पहला ही आंसर आ गया भाई, ठीक है। लिपिड, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, इन तीनों से मिलकर जो है आपकी क्या बनी होती है, सेल मेम्ब्रेन बनी होती है। वैसे कई दफा एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि लाइपोप्रोटीन से बनी होती है,
प्रोटीन से, लाइपो मतलब लिपिड और प्रोटीन का मतलब प्रोटीन। वैसे कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और प्रोटीन 3 चीजों से मिलकर बनी होती है सेल मेम्ब्रेन। इसमें फैट देखिएगा, फैट एंड फाइबर, फाइबर नहीं होता है, लिपिड ओनली नहीं होगा, और रफेज से नहीं बनेंगी, रफेज और फाइबर एक ही बात है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विच सेल ऑर्गेनल्स कंटेनिंग मिलियंस ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड राइबोसोम्स इज इन्वॉल्व्ड इन प्रोडक्शन। भैया क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा गया है। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, मैंने आपको ये समझाया था। इसने कहा है कि ऐसा कौन सा सेल का ऑर्गन है जो बहुत से मिलियंस मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है, बहुत से मेम्ब्रेन बाउंडेड, ऐसे ऐसे करके जो है मेम्ब्रेन बाउंडेड होगा, ऐसे ऐसे ट्यूबुलर स्ट्रक्चर बनाएगा, बहुत सी मेम्ब्रेन एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करती हुई मिलेंगी, और उसके ऊपर राइबोसोम होंगे, और उसके ऊपर क्या होंगे, राइबोसोम होंगे। 2 हिंट दे रखे हैं, राइबोसोम इज इन्वॉल्व्ड इन प्रोडक्शन, यानी कि राइबोसोम्स जो हैं वो उसके ऊपर होते हैं, ठीक है, ऐसे मान सकते हो आप, ठीक है। इन द प्रोडक्शन, फोल्डिंग, क्वालिटी कंट्रोल एंड डिस्पैच ऑफ सर्टेन प्रोटीन, ठीक है। तो इसके ऊपर जो है आपका राइबोसोम पाए जाते हैं। 2 क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन ये बनता है कि वो सेल मेम्ब्रेन, वो सेल का ऑर्गन कौन सा है जो मिलियन ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड होता है, बहुत सी जो है मेम्ब्रेन पाई जाती हैं और उसके ऊपर राइबोसोम पाया जाता है, उसको हम बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रेटिकुलम 2 टाइप का होता है, एक स्मूथ और एक रफ। एक तो होता है आर ई आर, और एक होता है एस ई आर। आर ई आर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जो है एस ई आर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये रफ क्यों है, क्योंकि इसके ऊपर जो है आपके राइबोसोम चिपके हुए हैं, इसके ऊपर आपके राइबोसोम चिपके हुए हैं। ये स्मूथ क्यों है, क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम नहीं है। तो आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि राइबोसोम किस ईआर के ऊपर पाए जाते हैं, किस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर पाए जाते हैं। तो ये केवल व केवल रफ पर पाए जाते हैं, स्मूथ पर नहीं पाए जाते, ठीक है, इनको याद रखिएगा। तो ये जो है आपको मैंने बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द सेल्स हैविंग वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियाई विद द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर डिजाइनेटेड एज। तो इसको हम क्या कहते हैं, जिसके पास न्यूक्लियस होता है, सारी चीजें अच्छे से डिजाइन होती हैं, उनको हम बोलते हैं डेवलप सेल, और डेवलप सेल को हम बोलते हैं यू। यू का मतलब न्यू, न्यू का मतलब डेवलप, और यूकैरियोटिक सेल जिनको हम क्या बोलते हैं, यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक का मतलब प्राचीन, जो अनडेवलप हैं, जो अनडेवलप हैं, जिनके पास नहीं न्यूक्लियस है, नहीं माइटोकॉन्ड्रिया है, बहुत से सेल ऑर्गन मौजूद नहीं है, उनको हम क्या कहते हैं, प्रोकैरियोटिक कहते हैं। जैसे कि बैक्टीरिया है, जैसे कि बैक्टीरिया है, प्रोटोजोआ है, और आपकी ब्लू ग्रीन एल्गी है, वायरस है, ये मैं आपको करवा चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच कंपोनेंट ऑफ सेल कंटेन्स द हेरिडिटरी मटेरियल ऑफ द सेल, द डीएनए। देखिए हम आपको बता देता हूँ हेरिडिटी मटेरियल कहाँ पर पाए जाते हैं। वैसे आपको पता होगा, नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, मान के चलो मैं थोड़ा बड़ा बना देता हूँ। ये सेल है, और सेल के अंदर जो है ये आपका न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के अंदर जो है कुछ जालिकाएं पाई जाती हैं। कलर दूसरा ले लेता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। यहाँ पर कुछ जालिकाएं पाई जाती हैं ऐसे करके, जिनको हम बोलते हैं क्रोमेटिन। क्या बोलते हैं इनको, हम बोलते हैं क्रोमेटिन, क्रोमेटिन। और एक क्रोमेटिन के ऊपर एक क्रोमोसोम पाया जाता है, और एक क्रोमोसोम के ऊपर एक डीएनए पाया जाता है, और एक डीएनए के ऊपर एक जीन पाई जाती है, जीन पाई जाती है, ठीक है। तो ऐसे करके डीएनए, आरएनए भी कर दीजिएगा, आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल होता है आरएनए, लेकिन ये जो है वास्तव में जो है डीएनए को ही हम जेनेटिक मटेरियल मानते हैं ज़्यादातर, आरएनए को ज़्यादा नहीं मानते हैं, क्योंकि सिंगल हेलिक्स है, ये डबल हेलिक्स है। क्रोमोसोम, डीएनए, आरएनए और जीन, ये होते हैं 4 जेनेटिक मटेरियल। एक एग्जाम में तो इतना जो है लप्पू सा क्वेश्चन पूछ लिया था कि जो है कितने जो है आपके पास जेनेटिक मटेरियल होते हैं, तो 4 जो है आपके जेनेटिक मटेरियल होते हैं। 4 जेनेटिक मटेरियल होते हैं आपकी बॉडी के अंदर। पाए कहाँ पर जाते हैं, न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं। अगर देखिएगा, हालांकि यहाँ पर तो दे नहीं रखा ऑप्शन में, यहाँ पर न्यूक्लियस कर दो, ठीक है। अगर मैं कहूँ इस क्वेश्चन को ऐसे बना दूं ई, और यहाँ पर लिख दूं माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, और मैं ये लिख दूं कंपोनेंट दैट सेल कंटेन द हेरिडिटरी मटेरियल ऑफ सेल, ठीक है। मैं ये लिख देता हूँ, क्वेश्चन को अलग बनाना चाहूँ, माइटोकॉन्ड्रिया का आंसर कैसे होगा, डीएनए मटेरियल पाए जाते हैं, मतलब न्यूक्लियस के अलावा, ऐसे लिख दो न्यूक्लियस के अलावा। न्यूक्लियस नहीं होना चाहिए ऑप्शन में, न्यूक्लियस हटा देता हूँ, ऐसे कर देता हूँ, ऑप्शन में से इसको हटा देता हूँ।
अब देखो, अब किसका कौन आंसर होगा? तो भाई न्यूक्लियस के अलावा भी जेनेटिक मटेरियल पाए जाते हैं, वो किसके पास पाए जाते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया के पास पाए जाते हैं। मैं बस ये बात बताना चाह रहा था आपको, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन जो है पूछ लिया जाता है। मैं दोबारा बता रहा हूँ, न्यूक्लियस के अलावा भी जो है आपका जेनेटिक मैटर माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। सेल्स वर फर्स्ट ऑब्जर्व्ड इन कॉर्क इन 1665। कॉर्क प्लांट की छाल होती है, कॉर्क प्लांट होता है, मैं बता देता हूँ। और जो है किसने जो है सबसे पहले जो है देखा था? ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। सेल डिस्कवरी, फर्स्ट सेल डिस्कवरी जो है, फर्स्ट सेल डिस्कवरी के बारे में बता देता हूँ। डिस्कवरी इन 1665 बाय रॉबर्ट हुक, बाय रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने 1665 में पहली सेल की डिस्कवरी की, और किसके ऊपर की? कॉर्क के ऊपर की। एक प्लांट का, कॉर्क प्लांट का छिलका उतार के लाया, माइक्रोस्कोप में देखा, और देखा तो वो जो कॉर्क प्लांट का जो छिलका था वो बहुत छोटी छोटी चीज़ों से मिलकर बना हुआ था, और उन छोटी चीज़ों को जो आपके रॉबर्ट हुक है उन्होंने नाम दिया सेल। क्या नाम दिया? सेल, यानी कि कोशिका। इन्होंने कहा कि ये जो सेल है, और सेल से ही मिलकर जो है किसी भी चीज़ की फॉर्मेशन होती है। लेकिन जो ये जो सेल थी, कॉर्क जो था, ये डेड सेल थी। यानी कि इसने जो सेल की डिस्कवरी की थी वो डेड सेल डिस्कवर की थी। कैसे सेल डिस्कवर की थी? डेड सेल थी। फर्स्ट सेल डिस्कवरी जो थी वो डेड सेल थी। बट अगर आपसे क्वेश्चन पूछे लिविंग सेल की डिस्कवरी किसने की? लिविंग सेल, लिविंग सेल, फर्स्ट लिविंग सेल डिस्कवर्ड बाय एंटोनियो एवी ल्यूवन हॉक। एंटोनियो ल्यूवन हॉक ने जो है आपकी पहली लिविंग सेल यानी कि जीवित कोशिका की डिस्कवरी की। जो आपके एंटोनियो ल्यूवन हॉक जो थे, वो इन्होंने एक बुक लिख रखी है, माइक्रोग्राफिया। ये छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिस्कवरी कर रहे थे। इन्होंने छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स में सबसे पहले इन्होंने बैक्टीरिया की डिस्कवरी की। आपसे क्वेश्चन पूछे बैक्टीरिया की डिस्कवरी किसने की? आपसे क्वेश्चन पूछे प्रोटोजोआ की डिस्कवरी किसने की? आपसे क्वेश्चन पूछे फंगी की डिस्कवरी किसने की? फंगी की भी की थी। वायरस की इसने नहीं की थी। इन छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की डिस्कवरी किसने की? तो ल्यूवन हॉक ने की थी। और इसने बैक्टीरिया के ऊपर लिविंग सेल की डिस्कवरी की। इसने बैक्टीरिया को दिखाया कि बैक्टीरिया एक लिविंग है, और जो आपकी रॉबर्ट हुक की जो सेल थी वो डेड थी, और मेरे वाली सेल जो लिविंग है। इसीलिए इसको फर्स्ट लिविंग सेल की डिस्कवरर माना जाता है। और आपसे पूछे लिविंग सेल की डिस्कवरी किसके ऊपर की गई? बैक्टीरिया के ऊपर। पहली सेल की डिस्कवरी किसके ऊपर की गई? कॉर्क के ऊपर। ठीक है, तो इस चीज से ऐसे क्वेश्चन जो है पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसकी बुक का नाम, एंटोनियो ल्यूवन हॉक जो व्यक्ति थे, इसकी बुक का नाम माइक्रोग्राफिया है। क्या नाम है? माइक्रोग्राफिया है बुक का नाम भी। माइक्रोग्राफिया बुक है भाई। इसकी बुक का नाम सीक्रेट्स ऑफ नेचर है। प्रकृति के जो सीक्रेट है, इसकी बुक का नाम है। ये बुक्स जो है इसकी इनकी पूछ ली जाती हैं, तो याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट भी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ 3 मेन पार्ट ऑफ सेल। 3 जो है मेन पार्ट कौन कौन से? पहले तो मैं आपको बता देता हूँ सेल के कितने पार्ट हैं। अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछे तो 3 है, केवल 3 ही है सेल के पार्ट, और सेल के ऑर्गन है, सेल के 3 पार्ट हैं। ये सेल है, सेल के बाहर वाली जो है इसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। सेल के अंदर जो होता है इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। सेल के चारों तरफ जो लिक्विड पाया जाता है इसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। केवल 3 ही पार्ट जो हैं सेल के पास पाए जाते हैं, और जितने भी ऑर्गन होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर सारे सेल ऑर्गन होते हैं। चाहे उसमें माइटोकॉन्ड्रिया है, चाहे आपके राइबोसोम है, लाइसोसोम है, गोल्जी बॉडी है, ये सारे के सारे सेल ऑर्गन्स हैं जो साइटोप्लाज्म के अंदर पाए जाते हैं। तो सेल के जो पार्ट हैं वो 3 हैं। वैक्यूल जो है वो आपका सेल ऑर्गन है, ये आपका सेल ऑर्गन है। सेल के अंदर पाई जाने वाली खाली जगह जो है, जो मतलब जो स्पेस है, उसको हम क्या कहते हैं? वैक्यूल बोलते हैं। मेनली प्लांट के अंदर जो है ये ज़्यादातर पाया जाता है। सेल में जो खाली जगह होती है उसको हम वैक्यूल बोलते हैं। ठीक है, तो 3 पार्ट मैंने आपको बता दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। व्हाट इज द जेली लाइक सब्सटेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड सेल मेम्ब्रेन? मैंने अभी भी बताया है, न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन बनाऊंगा मैं इसको।
ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच का भाग पूछा है, तो इसने इसका आंसर करना आपको आपको आंसर करना यहाँ पर गड़बड़ होगी भैया, यहाँ पर इसका आंसर करना साइटोप्लाज्म। गड़बड़ कैसे होगी, यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे। सेल मेम्ब्रेन का दूसरा नाम प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन का दूसरा नाम प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है। अब देखो इसने पूछा सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में जो लिक्विड पाया जाता है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं साइटोप्लाज्म। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो लिक्विड पाया जाता है न्यूक्लियस का भी और सेल मेम्ब्रेन का भी, यानी कि साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोलस, यानी कि न्यूक्लियस के अंदर भी एक लिक्विड पाया जाता है, इस सारे को ऐड कर ले हम तो इसको हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोटोप्लाज्म। बहुत सी बुक में प्रोटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म एक ही मान लिया जाता है, ये गलत है। साइटोप्लाज्म तो ये वाला हिस्सा है, और जब हम इसको भी इंक्लूड कर लेते हैं, इसके अंदर भी एक लिक्विड होता है, इसको भी इंक्लूड कर लेते हैं तो आपका प्रोटोप्लाज्म बन जाता है। तो आप इसको याद रखिएगा, जीव द्रव्य और कोशिका द्रव्य, इसको हम बोलते हैं कोशिका द्रव्य, इसको हम बोलते हैं जीव द्रव्य। नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। Which component of cell organelles principally performs the function of packaging material? तो मटेरियल को पैकेज करके उनको डिस्ट्रीब्यूट करके ट्रैफिक पुलिस और मैनेजर कहलाता है। कौन कहलाता है, आपका गोल्जी बॉडी कहलाता है। कौन कहलाता है भाई, गोल्जी बॉडी कहलाता है। क्रोमोसोम तो कैरेक्टरिस्टिक्स को पैक करता है, गुण सूत्र गुणों को माता पिता के गुणों को पैक करके बच्चों में ट्रांसफर करता है, ठीक है। ये एक जेनेटिक मटेरियल है, इट इज जेनेटिक मटेरियल, इट इज पावर हाउस ऑफ सेल, पावर हाउस ऑफ सेल, ठीक है, पीएचसी। तो याद रखिएगा कि पैकेजिंग मटेरियल कौन करता है और फिर डिलीवर करता है सभी को, ये काम किसका है, ये जो है आपके गोल्जी अपरेटस का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट इज मेजर फंक्शन ऑफ सेल वॉल? तो सेल वॉल केवल प्लांट में पाई जाती है, पहली बात, केवल किस में पाई जाएगी, प्लांट में। काम वही है जो सेल मेम्ब्रेन का है, लेकिन ये थोड़ा प्लांट को रिजिड बना देगी, मतलब मजबूत बना देगी किसको, प्लांट को, और प्लांट की सेल को शेप देगी, साइज देगी, जो है प्रेमेबल बनाएगी, तो ये सारे काम करेगी। देखिएगा, स्टोरेज फॉर मटेरियल नहीं, ये किसी भी प्रकार का कोई स्टोरेज नहीं रखती। प्रोवाइड शेप एंड रिजिडिटी, ये बिल्कुल ठीक है, शेप देती है और जो है इसको मजबूती देती है, प्लांट सेल को मजबूती देने का काम करती है। रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल डिवीजन, नहीं भी, सेल डिवीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल आपका न्यूक्लियस होता है, ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कोशिका विभाजन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, तो वो आपका न्यूक्लियस होता है। उसके बाद भी इट हेल्प्स सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, नहीं भी, ये कार्बोहाइड्रेट के सिंथेसिस में कोई भी सहायता नहीं करती, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द सेल्स हैविंग न्यूक्लियर मटेरियल विदाउट ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर टर्म्ड एज, जिसके पास क्या नहीं पाई जाती, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती, न्यूक्लियस भी नहीं पाया जाता, ठीक है। न्यूक्लियस नहीं पाया जाता मतलब अनडेवलप है, डेवलप नहीं है, वो क्या है, अनडेवलप है। और अनडेवलप सेल को प्रोकैरियोटिक सेल बोलते हैं और डेवलप सेल को यूकैरियोटिक सेल बोलते हैं। देखने की जरूरत नहीं है, मैंने पहले ही पेज पर स्टार्टिंग में ही इन सभी चीजों को एक्सप्लेन कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लांट सेल? प्लांट सेल की कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है, देखिएगा, स्मॉल सेंट्रल वैक्यूल होता है, क्रोमोप्लास्ट एब्सेंट होता है। अरे क्लोरोप्लास्ट ही एब्सेंट हो गया तो फोटोसिंथेसिस कैसे करेगा, ये तो बिल्कुल गलत है। प्लास्टिड एब्सेंट होता है, प्लास्टिड में ही तो क्लोरोप्लास्ट होता है, ये भी गलत है। सेल वॉल प्रेजेंट होती है, बिल्कुल वही, सेल वॉल प्रेजेंट होती है किसमें, प्लांट के अंदर, ठीक है। स्मॉल सेंट्रल वैक्यूल होते हैं, नहीं, वैक्यूल इसमें ही ज्यादा होते हैं, बड़े बड़े वैक्यूल होते हैं, तो ये भी गलत है। तो राइट आंसर डी होगा। इसने यही क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा जो है आपका कैरेक्टरिस्टिक है प्लांट सेल की। तो प्लांट सेल की कैरेक्टरिस्टिक, सेल वॉल प्रेजेंट होती है, प्लास्टिड भी प्रेजेंट होते हैं, क्लोरोप्लास्ट भी प्रेजेंट होते हैं, और जो है स्मॉल लार्ज सेंट्रल वैक्यूल्स होते हैं, ठीक है, ऐसे कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, डैश इज द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म ऑफ वन यूकैरियोटिक सेल इनटू टू डॉटर सेल? एक सेल का दो में डिवाइड होना क्या कहलाता है, साइटोकाइनेसिस कहलाता है। क्या कहलाता है अभी, एक सेल का दो में, एक सेल डिवाइड कैसे होगी, दो में, जैसे कि पूरी डिवीजन हो जाए, एक की दो बन जाए, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम जो है आपका साइटोकाइनेसिस बोलते हैं। एक होती है
कैरियोकिनेसिस, कैरियोकिनेसिस क्या होता है, जो सेल का न्यूक्लियस डिवाइड होता है ना, इस प्रोसेस को हम कैरियोकिनेसिस बोलते हैं। एक सेप्सिस होता है, सेप्सिस का मतलब साइटोप्लाज्म में जो स्पेस बनता है, और एक होता है जेनेसिस। जेनेसिस में क्या होता है, जब सेल के जेनेटिक मटेरियल डिवाइड होते हैं उनको हम बोलते हैं जेनेसिस। ठीक है, तो जेनेटिक मटेरियल डिवाइड होंगे जेनेसिस, न्यूक्लियस डिवाइड होगा तो आपका जो है कैरियोकिनेसिस, और जो स्पेसिस का मतलब जो है आपका बीच का पोर्शन डिवाइड होगा तो स्पेनेसिस, और पूरी सेल ही डिवाइड हो जाएगी, पूरा का पूरा डिवीजन हो गया तो उसको बोलेंगे साइटोकाइनेसिस। ठीक है भाई, तो ये आपके स्टेप भी पूछ लिए जाते हैं, कौन सा स्टेप कब होता है, कैसे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, कौन सी जो है इनकरेक्ट है, ये क्वेश्चन आपको बताना है। सेल वॉल्स आर प्रेजेंट इन एनिमल, नहीं भाई, सेल वॉल केवल प्लांट में पाया जाता है, ये ही इनकरेक्ट हो गया, गलती आपसे पूछा है, और सारे ठीक हैं, देख लीजिएगा। सेल मेम्ब्रेन इज आल्सो कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, नोट कर लीजिएगा पॉइंट। कोशिका झिल्ली को कोशिका प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। क्रोमोसोम आर कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन, क्रोमोसोम जो है बिल्कुल डीएनए और प्रोटीन से बने होते हैं, बिल्कुल ठीक है, नोट कर लीजिएगा, पॉइंट अच्छा है। माइटोकॉन्ड्रिया आर नोन एज पावर हाउस ऑफ सेल, हम कर चुके हैं, नोट कर लीजिएगा, अच्छा पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, साइटोलॉजी, साइटो का मतलब क्या है, सेल, और लॉजी का मतलब स्टडी, यानी कि जहां हम सेल की स्टडी करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, साइटोलॉजी बोलते हैं। जहां हम सेल की स्टडी करते हैं उसको हम साइटोलॉजी बोलते हैं, ये साइटोलॉजी होगा। और इधर अगर मैं बात करूँ टिश्यू, टिश्यू क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल जो है, ग्रुप ऑफ सेल जो होता है वो टिश्यू कहलाता है, और टिश्यू के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, हिस्टोलॉजी कहते हैं, हिस्टोलॉजी कहते हैं। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, प्लास्टिड का भाग होता है, प्लास्टिड प्लांट में पाया जाता है, फोटोसिंथेसिस करवाता है। जीन, जीन्स क्या होती हैं, जीन जो होती है जेनेटिक की यूनिट होती है, जेनेटिक की यूनिट होती है, जेनेटिक्स की यूनिट होती है। आपके क्रोमोसोम, डीएनए, आरएनए, ये सारी चीजें किससे बनी होती हैं, डीएनए से ही बनी होती हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, साइटोलॉजी, सेल के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट एंड आज का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, द बॉडीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ टिनी यूनिट ऑफ, ये क्वेश्चन तो मैं भी नहीं करवाना चाहिए, कर दोगे, कर दोगे, मैं भी कर दोगे। तो हमारी बॉडी किससे बनी होती है, मेरा पूरा शरीर जो है वो लाखों करोड़ों सेल से मिलकर बना हुआ है, बहुत ही सिंपल है। आई होप ये चीज़ें जो है आपने अच्छे से कर ली होंगी। जेनेटिक्स जीन से बनती है, जेनेटिक्स जो है वो जीन से बनती है, जेनेटिक मटेरियल जो है क्रोमोसोम, डीएनए, आरएनए, वो जीन से बनते हैं। और एक ऑर्गन की यूनिट होती है, ये बॉडी की यूनिट है सेल, लेकिन हर बॉडी में जितने भी ऑर्गन है उन सभी की यूनिट है। जैसे लंग्स है, लंग्स की यूनिट एल्वियोली है। जैसे कि आपकी किडनी है, किडनी की यूनिट नेफ्रॉन है। जैसे आपका ब्रेन है, ब्रेन की यूनिट न्यूरॉन है। यानी कि हर ऑर्गन की भी यूनिट होती है, हर ऑर्गन के पास छोटा और इम्पोर्टेंट ऑर्गन होता है। यूनिट का मतलब क्या होता है, मैं आपको स्टार्टिंग में ही समझा चुका हूँ। यूनिट का मतलब क्या है, यूनिट का मतलब होता है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल का मतलब स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट, एंड फंक्शनल का मतलब सबसे जरूरी, सबसे जरूरी। उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिट। तो यूनिट जरूरी नहीं है बॉडी की हो, यूनिट आपके हर एक ऑर्गन की जो है अलग से यूनिट होती है। ठीक है भाई, तो ये था भाई आज का अपना कार्यक्रम। क्वेश्चन जो है हमने कंप्लीट कर लिए हैं, बेहतरीन तरीके से जो है हमने समझ लिए हैं। आई होप ये सारे आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। आज के लिए इतना ही करेंगे, चाहेंगे जाने की अनुमति और मिलेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। जय हिंद साथियों, जय भारत।